I welcome all of you. We are in the second part of the practical problems in continuation of the previous lecture, where I think I had completed with 5 questions of insurance. And let me proceed with the next question, number 6. First, I will read this question and we will discuss first what is given and what we have to find. On the basis of that, we will solve this particular question. देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रीजनेबली इजी होते हैं. ये एक जनरल ट्रेंड हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में या द वे ऑफ द क्वेश्चन वी टेक ऑल्सो, इनिशियली हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चंस को सेट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल्स को हम इंक्रीज करते हैं. तो इन द सिमिलर वे वी proceed and let us read this 6th क्वेश्चन. सबका ध्यान क्वेश्चन में प्लीज. टेक्स्ट बुक सामने रहेगा. क्वेश्चन जो कि मैं भी आपके डिस्प्ले पे आपको देखने मिले, इसलिए मैंने भी प्रॉपरली इसको अरेंज करके रखा है फॉर योर बेटर कन्वीनियंस. बट आपको भी जो टिक मार्क वगैरह करना है, जो भी चीज को अंडरलाइन करना है, प्रॉपरली आपको आपके टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियसली करते रहना है. इसलिए आपके सामने टेक्स्ट बुक भी आपको खुला रखना है प्लीज. वेल प्रिपेयर्ड होके बैठना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एब्सोल्युटली ध्यान यहाँ चाहिए, बिकॉज नाउ इंपॉर्टेंट लेक्चर है. मैंने बोल दिया कि कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, तो उसमें अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए ही. Without having any disturbance in the background, please you have to make your environment very calm. मतलब कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, ना आपको भी किसी इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, ताकि आप भी फुल्ली यू कैन कॉन्सेंट्रेट इन द वर्क. और जो आप बराबर से कॉन्सेंट्रेशन में बैठेंगे लेक्चर में, तो एब्सोल्युटली आपको ये इजीली समझना है. अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्टीज एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही पोजीशन में नहीं है, आप ही डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं है. इसलिए अपना ध्यान कैसे अपन 100% इनपुट हम दे सके, वो आपको ध्यान रखना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड एट 0.625%. इंश्योर्ड एट आया है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन. इंश्योर्ड एट, इंश्योर्ड एट आगे भी ये शब्द आया है. इंश्योर्ड एट का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी हमने जो लिया, कितने का लिया है, उसका वो प्रपोर्शन शो कर रहा है. सो इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज व्हाट पॉलिसी वैल्यू का ये आपको इंडिकेशन दे रहा है. कार्गो ऑफ राइस, दिस इज अ कार्गो, वी कैन अंडरस्टैंड. कार्गो इज एन असेट. एक प्रकार से ये शिप वगैरह में यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं, ठीक है. ये एक प्रकार से हमारे लिए एसेट है. टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू. अब देखो आगे चल के उन्होंने स्टेटमेंट में कंटिन्यू करते हुए 80% बोल दिया ऑफ इट्स वैल्यू. इट्स वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? कार्गो का वैल्यू. कार्गो के 100% वैल्यू का हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है. आप सब लोग समझते होंगे, ये चीज रिपीट हो रही है, आगे भी क्वेश्चन में इस तरह से आया है. वी आर नॉट टेकिंग इंश्योरेंस फॉर होल कार्गो, वी आर टेकिंग इंश्योरेंस फॉर ओनली 80% ऑफ द कार्गो. समझ में आ रहा है? तो 80% कार्गो की वैल्यू की हमें पहले फाइंड आउट करनी है, उसका हमने इंश्योरेंस निकाला. और इंश्योरेंस निकाला है, उसमें हमने पॉलिसी वैल्यू को यहाँ अंडरलाइन करके रखा है, इंश्योर्ड एट. इंश्योर्ड एट मतलब पॉलिसी वैल्यू.
Student, if you want to write all such small things, no, please you can note down in your notebook, ऊपर के मार्जिन में लिखते रहने का कि इंश्योर्ड एट का मतलब क्या होता है। ये सब क्या छोटी छोटी चीजें हैं, बट एक बार माइंड में सेट हो जाए तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में कहाँ ना कहाँ आ सकता है। ये टाइप से हम लोग मेंशन करने का सिस्टम जो उन लोगों ने फॉलो किया, इंश्योर्ड एट, तो सीधा सीधा हम लोग पॉलिसी वैल्यू नहीं बोलते थे क्या, है ना। तो कुछ लिखने का उन लोगों का भी तरीका है, कुछ स्टाइल है, उसको हमें समझना है। सो यहाँ से अपने को दो इंफॉर्मेशन मिलती है, इंश्योर्ड एट मतलब पॉलिसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, और कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब उन्होंने इंश्योरेंस कितने वैल्यू के लिए ली है प्रॉपर्टी की, तो कि 80% के प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी का उन्होंने इंश्योरेंस निकाला है। चलिए, द प्रीमियम पेड वॉज रुपीज, देख लो 5250, ये एक्चुअल प्रीमियम आपको दिया है। 5250 मतलब क्या है, एक्चुअल प्रीमियम, और ऊपर आपको ये दिया है 0.625%, वो है पॉलिसी का प्रीमियम का रेट। इंश्योर्ड एट, इंश्योरेंस तो निकाला, कितने का निकाला, तो 80% का ही निकाला, समझ आ रहा है। और इंश्योर्ड एट करके परसेंटेज दिया, वो क्या है उसका प्रीमियम, और प्रीमियम एक्चुअल में कितना भरा 5250, देखो ना रुपीस बोला है ना, रुपीस मतलब एक्चुअल जो उसने भरा होगा वो। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, किसका प्राइस बोल रहे हैं हम लोग, राइस का। हम लोग दुकान में खरीदने जाते तो पर केजी का रेट बोलते हैं कि भाई 1 किलो का ये है रेट, वो रेट है। लेकिन पूरे कार्गो में जितना भी राइस का क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से 1 केजी का 21 रुपये के हिसाब से वो आपको वैल्यू कर लेने का। लेकिन कितना किलो होगा वो मालूम पड़ना चाहिए ना पहले मेरे को। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन किलोग्राम इन द कार्गो, तो आपको बताना है कि कार्गो के अंदर कितना किलो का राइस है, क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ केजी। तो चलो पहले हम लोग डिटेल लिख लेते हैं। हाँ अच्छा, ये एक बात है, तो आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज दिया है, तो कि कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625, साथ में लिखते जाइए फटाफट, क्योंकि अभी सेम इंफॉर्मेशन डिस्कस जो किया है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। कार्गो ऑफ राइस इंश्योर्ड एट 0.625%, इसका मतलब क्या हो गया, तो कि इसका मतलब हो गया ये है रेट ऑफ प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए। मैंने ऊपर बताया कि इंश्योर्ड एट का मतलब है कि वो पॉलिसी जो लिया है उसका प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया है, तो कि जो कार्गो की वैल्यू थी उसकी 80% की हमने खाली पॉलिसी ली है। तो अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसी के बारे में है, तो कि प्रीमियम को हम लोग ने एक्चुअल भी देख लिया कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 5250 रुपीज इज एक्चुअल प्रीमियम पेड। एक्चुअल प्रीमियम पेड मतलब जो हमने मॉनेटरीली जितना प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम का रेट भी होता है और प्रीमियम हम भरते हैं तभी एक्चुअल हमको पैसा भरना पड़ता है। तो हमने भरा कितना 5250, रेट कितना था 0.625। पॉलिसी इज टेकन फॉर 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना, ये अपने को बोला है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू लेनी है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बोली नहीं है हमको, क्वेश्चन में बोला है कि किधर भी प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो क्या नहीं बोला है सर। तो प्रॉपर्टी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी में इन लोग कार्गो बोला है, लेकिन कार्गो में सिर्फ उन्होंने वर्ड कार्गो नहीं बोला है, कार्गो ऑफ राइस बोला है, समझ में आ रहा है। तो कि कार्गो ऑफ राइस मतलब उसके अंदर जो राइस है, जो मेन गुड्स है, उसका हमारा इंश्योरेंस निकल रहा है। तो द प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स हम अज्यूम करते हैं, और आप अभी समझ लो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा 80% प्रॉपर्टी वैल्यू का, 80% प्रॉपर्टी वैल्यू का, आर गेटिंग। सो 80% निकाल लो प्रॉपर्टी का, x इंटू 80/100, दैट इज गोइंग टू बी 0 कैंसल, और 8/10 बोले तो 0.8x, ये आ गया पॉलिसी वैल्यू ₹0.8x, यू कैन राइट लाइक दैट। तो पॉलिसी वैल्यू किसके आधार पे निकला, प्रॉपर्टी वैल्यू के आधार पे। ये पहले से वो लिंक मेरा याद रखना, आप स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने
कल भी लास्ट लेक्चर भी शुरू किया, तभी मैंने स्टार्टिंग में रिपीट किया था कि पहले सबसे हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी है, उस पे से हम पॉलिसी वैल्यू निकालते हैं और पॉलिसी की प्रीमियम वैल्यू होती है ना। वन बाय वन आएगा, स्टेज बाय स्टेज, पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या। तो क्या प्रॉपर्टी वैल्यू पहले होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, तो हमने एक्स अज्यूम कर ली। पॉलिसी वैल्यू 80% की पॉलिसी ली हमने प्रॉपर्टी की, तो कि प्रॉपर्टी का 80% निकाल लो, 80% मतलब 0.8x। समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम पे आएंगे। पॉलिसी का वैल्यू कंसिडर हो गया, अब हम आते हैं प्रीमियम पे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। नाउ प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। पॉलिसी वैल्यू पे जो भी रेट है वो लागू करो, वो प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट। अच्छा, वो प्रीमियम का एक्चुअल वैल्यू हमको दिया है, कितना है, 5250। तो 5250 उसके जगह पे सब्सटीट्यूट करो, 5250। राइट हैंड साइड पॉलिसी वैल्यू, तो क्या भाई अपन ने फाइंड किया है, देखना 0.8x पॉलिसी वैल्यू निकाला कि नहीं निकाला, वो इधर सब्सटीट्यूट करो, किया, मल्टीप्लाई बाय रेट। ए रेट कितना था, 0.625%। ये अभी 0.625% निकालना पड़ेगा तेरे को। चलो कैलकुलेशन करो। अच्छा अभी आप समझ रहे हैं, इससे आपको x मिल जाएगा इधर, क्योंकि अब ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसको आप इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो x मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 5250 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, 0.8x का 0.625%, तो 0.625 अपॉन 100। तो आप देख लो इसको, आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 0.8 में से मैं पॉइंट निकाल दूं तो अपॉन में 10 आएगा कि नहीं, मतलब क्या बनेगा 8 अपॉन 10, और x तो है ही पहले से मल्टीप्लाई में, मतलब क्या बनेगा 8x अपॉन 10। दूसरी बात, 0.625 का भी पॉइंट निकाल दूं तो 625 अपॉन 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो है ना स्टूडेंट्स, 3 डिजिट्स है ना, तो 3 जीरो नीचे आएंगी, और अपॉन में 100 तो पहले से था ही। बहुत शांति से देखने का है प्लीज, समझ में आ रहा है क्या किया, पॉइंट सबका निकाल दिया, पॉइंट सबका निकाल दिया। अब 625 मल्टीप्लाई बाय 8x में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 इंटू 8, 5000, 625 इंटू 8 5000, एंड 5000 x न्यूमरेटर में रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 इंटू 1000, 10 इंटू 100 इंटू 1000, लेफ्ट हैंड साइड 5250 एज इट इज। बस अभी x को एक जगह पे रख लो और बाकी को ट्रांसफर कर लो अपोजिट साइड, तो ये आपको x की वैल्यू मिल जानी है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली 0 0 पहले कट करना है तो इधर कर लो, ताकि क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे ही 0 3 0, इसके 3 0 के साथ कट, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 5x, और हम x को एक साइड रखते हैं, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये 10 इंटू 1000, 10 इंटू 100 1000 हो गया, वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, 5250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहां खाली बचा रहेगा x, अकेला x बचा रहेगा। अरे गेटिंग स्टूडेंट्स? बस अब आप ये 5 से भी कैंसिल कर लो, 5250 को 5 से कैंसिल कर लो, और 1050 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज गोइंग टू बी 1050 हो गया, मतलब क्या मिला 10,50,000। स्टूडेंट्स मालूम पड़ रहा है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए जो स्टेप आप लोग लिख के कर रहे हैं ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग जो थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। शुरुआत की बात, एक्स अज्यूम किया, प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू आई, पॉलिसी वैल्यू में से प्रीमियम का कैलकुलेशन से हमने ये एक्स निकाल लिया, देख लो अब मेरे को क्या मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगी। ये प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स, ये प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स मतलब क्या मिला, टोटल वैल्यू ऑफ राइस, ये टोटल वैल्यू ऑफ राइस, मतलब
इतने रुपये का राइस कार्गो में है। ए भाई, इतने रुपए का राइस कार्गो में है। अब हमको उन्होंने कैसा पूछा है, क्वांटिटी केजी में बताओ, प्लीज केजी में आंसर बताओ, किलोग्राम कितना। तो क्या अभी देखो 21 रुपया पर केजी है, तो इतने रुपये का राइस है तो कितना केजी होगा, समझ में आ रहा है ना। 1 केजी का 21 रुपया। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप बना रहा हूं। 1 केजी का 21 रुपया है, 1 केजी का 21 रुपया, तो 10,50,000 रुपये में, 10,50,000 रुपये में कितना केजी राइस होना चाहिए। वापस बोलो क्या, 1 केजी का 21 रुपया, मतलब उल्टा बोलता हूं, 21 रुपये में 1 केजी, 21 रुपये में 1 केजी, तो 10,50,000 रुपये में कितना केजी। ले भाई, मैं अभी आपको वही फाइंड करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप बाजू में तेरे को मंगल बता लेना। तो टोटल वैल्यू ऑफ राइस दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10,50,000। देखो मैंने स्पेसिफाई कर लिया, एक्स मिला मतलब क्या मिला मेरे को, टोटल वैल्यू ऑफ राइस, और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब हमको मालूम है रेट ऑफ राइस 21 रुपीज पर केजी गिवन है क्वेश्चन में। तो भाई हमको बताओ 10,50,000 में कितना केजी होगा। तो देख मैंने क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी में फॉर्मूला बना लिया। ये फॉर्मूला बना कैसे एक्चुअली मालूम है, वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम दिख रहा है ना तेरे को, ये देख 10,50,000 डिवाइडेड बाय 21, तो क्या टोटल वैल्यू ऑफ राइस, टोटल वैल्यू ऑफ राइस मतलब 10,50,000, और अपॉन में रेट ऑफ राइस, अपॉन में रेट ऑफ राइस मतलब 21 रुपया। ये देख डिवाइड कर ले, 10,50,000 डिवाइड बाय 21, बोले तो 50,000 केजी। ये 3 से कैंसिल करना, मेरे ख्याल से 7 से भी जाता है। और ये 3 से जाएगा भाई, ले आ गया ना 50,000, 50,000 केजी। अभी मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया ना स्टूडेंट्स, वैल्यू को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। क्वांटिटी किस में है, केजी में है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन। टेक डाउन फास्ट जो भी पॉइंट, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मुद्दा आपको मैंने अलग से बताया, वो अलग से लिख के लेना है तो प्लीज लिख के लो। हाँ, ये फॉर्मूला एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी, ये फॉर्मूला बना कैसे एक्चुअली, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम से बना है, कीप इन माइंड। तो मैं यही आपको पहले भी बोलते आया हूं कि फॉर्मूला इट इज नॉट लाइक दैट कि आप रट्टा ही मारे के वो फॉर्मूला यूज करने का है, ये लॉजिकली बनता है, लॉजिकली बनता है। इतने रुपये में इतना केजी, तो इतने रुपये में कितना केजी है ना, 21 रुपये में 1 केजी, तो 10,50,000 रुपये में कितने केजी राइस मिलेगा। ये ले 50,000 केजी, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल है, खाली तुम्हारी सोच उस हद तक पहुंचनी है, बस उस लेवल तक आपको सोचने को होना है। एंड मैंने वेरी सिंप्लीफाइड मैनर से प्रेजेंटेशन रखा है ताकि फॉर एनी माइन्यूट पॉइंट ऑल्सो आपको कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा लिंक होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है पूरा सोल्यूशन में, तो वो अपने को लिंक लेना पड़ता है, सीक्वेंशली अपने को आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन जो भी गिवन है उसके मदद से। तो आई जस्ट ब्रीफली रिपीट द होल क्वेश्चन। क्या दिया था क्वेश्चन में, तो कार्गो इंश्योर्ड एट, इंश्योर्ड एट का मतलब होता है ये प्रीमियम होता है, मैंने नीचे लिखा भी है, इंश्योर्ड एट परसेंटेज जो दिया है वो है हमारा लिए प्रीमियम। और प्रीमियम का उन्होंने एक्चुअल अमाउंट दे के रखा है, बस यही एक्चुअली में हमारे लिए की पॉइंट हो गया कि एक्चुअल प्रीमियम दे के रखा है और प्रीमियम रेट भी दिया है।
तो क्यों ना हम रेट के हिसाब से प्रीमियम ढूंढ ले, जो दिया ही है उससे कंपेयर कर ले और उसके हिसाब से एक्स मिल जाएगा। देखो हमने क्या फिर कर दिया, प्रॉपर्टी वैल्यू को अज्यूम कर लिया, तो कि एक्स, तो प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स है और प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया 80% खाली, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का नहीं लिया। मालूम है ना, वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, मैंने बिल्डिंग का चित्र बताया था, 80% वाला भी था और 100% वाला भी था। 100% बोलेगा तो पूरे का पूरा बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है, 80% बोलेगा तो पूरे 100% का इंश्योरेंस नहीं लिया है, उसका 80% का। आप लोग सबको समझ आ रहा रहेगा, क्योंकि ये पूरा पहले क्वेश्चन में ऐसा था। तो 80% निकाल ले, देखो 0.8x, ये हो गया पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम कैलकुलेट कर ले, तो तेरे को मिला ये स्टेप, प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट। मतलब पॉलिसी वैल्यू ऑलवेज किसके ऊपर होता है कैलकुलेशन, प्रीमियम ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, पॉलिसी वैल्यू पे। तो पॉलिसी वैल्यू जो है तूने निकाला है वो सब्सटीट्यूट किया, उसके ऊपर प्रीमियम 0.625% कैलकुलेट किया, लेफ्ट हैंड साइड प्रीमियम का वैल्यू तुमको दिया वो सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में से खाली तू सॉल्व करके क्या लेके आया, एक्स की वैल्यू ढूंढ लिया। भाई रिपीट किया मैंने, समझ में आया एक एक मुद्दा। एक्स एक बार मिल गया, एक्स का मतलब था प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ राइस। इतने रुपये का राइस हमारे पास कार्गो में है, तो कितना केजी है, तो कि उसको उसके 1 केजी के रेट से डिवाइड कर दो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि टोटल केजी राइस कितना है। ठीक है, हाँ ये समझेंगे तो काफी सिंपल लगता है, हाँ लेकिन तुमको प्रैक्टिस में लेना है। अगेन यू नीड टू सॉल्व। ये क्वेश्चंस उस ढंग के नहीं है कि एक जैसे दूसरा रिपीट होगा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ दूसरी कंडीशन दिखेगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर यूनिक। यूनिक समझते ना, कहाँ ना कुछ छोटा मोटा डिफरेंस या उसमें कंडीशंस में वेरिएशन दिखता ही दिखता है। तो अपना दिमाग उसमें काम करना चाहिए। तो आप क्या प्रैक्टिस लेंगे, ज्यादा सोचेंगे, उसको समझा होगा आपने, तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपका खुद का भी, आप कुछ सॉल्यूशन, कोई नया क्वेश्चन भी रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओनली द क्वेश्चन इज यू नीड टू इन्वॉल्व कंप्लीटली, पूरा ध्यान आपका, आपको यहाँ पे लेके आना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आई होप आप लोगों ने सब ने ये लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलिए स्टार्ट। 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। ए ध्यान से, कितने आर्टिकल, 60,000। 60,000 आर्टिकल मतलब ये क्वांटिटी है, 60,000 आर्टिकल नंबर्स। ए कॉस्टिंग बोला तो उसका वैल्यू, कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। दे डजन में कितना होता है मालूम है ना, 12। डजन में कितने क्वांटिटी होती है, 12, 12। कलेक्टिव है ना, कलेक्शन 12 यूनिट का मतलब डजन। अच्छा, तो 12 क्वांटिटी, 12 आर्टिकल का 200 रुपया है, सोचना बराबर। 200 पर डजन का मतलब क्या हुआ, 12 आर्टिकल का 200 रुपया। ये तो 60,000 आर्टिकल का कितना होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास करना पड़ेगा। 12 आर्टिकल का 200 रुपया, तो 60,000 आर्टिकल का कितना रुपया, तो मेरे को टोटल वैल्यू मिलेगा आर्टिकल, 60,000 आर्टिकल का, है ना। चलिए आगे बढ़ता है। वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। ए भाई, ये इंश्योर्ड फॉर रुपीज, इंश्योर्ड फॉर मतलब ये पॉलिसी वैल्यू हो गई भाई, पॉलिसी वैल्यू हो गई 2,40,000 का, उसका इंश्योरेंस निकाला है हमने। इफ, चलो यहां से नया स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वेर बर्न्ड, बोलो क्या बोलता है, 20% ऑफ द आर्टिकल वेर बर्न्ड, आग लग गई और 20% आर्टिकल जल गया, ठीक है। एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, ए भाई कितने आर्टिकल, 7,200, कितने में से, रिमेनिंग में से। ए रिमेनिंग मतलब क्यों, 20% तो आर्टिकल पूरे जल गए ना, तो बचे कितने, 80%। उस 80% आर्टिकल जो बचे हुए हैं उसमें से
7200 आर्टिकल, रिमेनिंग आर्टिकल में से 7200 आर्टिकल, उसका डैमेज हुआ 80%, मतलब वो पूरे नहीं जले हैं। 7200 आर्टिकल जो वो पूरे नहीं जले हैं, उसका वैल्यू सिर्फ 80% का उसका डैमेज हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो आग लगा लेकिन उसमें से खाली डैमेज उसको 80% ही किया। मतलब आपको लॉस कितना गिनना चाहिए? 80% गिनना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, 80% के एक्सटेंट तक उसको डैमेज किया है। मतलब हमारा लॉस कितना है? 80% का। कितने आर्टिकल के लिए? 7200 आर्टिकल के लिए। देखो मैं आर्टिकल आर्टिकल बोल रहा हूं, अभी तक मैं वैल्यू में नहीं आया हूं। वैल्यू तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो सब कार्यक्रम करना पड़ेगा। आते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लेम। तो क्लेम फाइंड करना है तो आपको क्लेम के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो तेरे को पॉलिसी वैल्यू मालूम होना चाहिए जो दिया ही है, 2,40,000, अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू, वो भी हमको मालूम है इनडायरेक्टली, वो ₹200 पर डजन करके उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है। हम लोग उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू क्या बनता है वो निकाल लेंगे। मगर मेन चिंता वाली बात किसके लिए मालूम है ना? लॉस। क्लेम ढूंढने के लिए जो 3 चीज चाहिए, कौन सी 3 चीज चाहिए? पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये दोनों तो है, लेकिन मेन बात लॉस। वो लॉस को हमें पहले समझ के उसका वैल्यू कितना बनता है वो ढूंढना पड़ेगा। बस एक बार ये तीन वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, आराम से तुम क्लेम का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं और क्लेम ढूंढ सकते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं। गिवन कुछ मैं लिखूंगा, कुछ आगे हम सॉल्व करते भी जाएंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 60,000। पे अटेंशन प्रॉपरली। और 12 क्वांटिटी का 200 रुपया। ये 12 क्वांटिटी का मतलब पर डजन बोल दिया। देख, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ₹200 पर डजन। पर डजन का मतलब क्या बोलेगा भाई? 12 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200। इसका मतलब देख मैंने लिख दिया तेरे लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 12 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200, 12 का 200 तो 60,000 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे तेरे लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का ये टेबल बना लिया है। 12 आर्टिकल का 200 रुपया, 12 आर्टिकल का 200 रुपया, तो 60,000 आर्टिकल का कितना टोटल कॉस्ट होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई जी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 200 अपॉन 12। ये देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 12, अपॉन 12। चले भाई, इसको सिंप्लीफाई करेगा, 12 पंजे 60, 3 जीरो लगा दे। ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 5 टू 10 और 5 जीरो लगा दे। ये 10 लाख आया क्या? ये तो ये क्या मिला तेरे को? 10 लाख। 10 लाख क्या मिला तेरे को? 60,000 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट, 60,000 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट। ए सीधा शब्द में बोलू तो क्या मिला तेरे को? ये प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या मिला? प्रॉपर्टी वैल्यू। मैंने सिंपलीफाई करके लिख भी दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब 10 लाख। भाई जी समझा? और कोई तेरे को डिटेल में पूछे तो तू बोल सकता है प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 10 लाख कैसे मिला है? तो कि 60,000 आर्टिकल का वो वैल्यू है। 60,000 आर्टिकल का वैल्यू कैसे मिला? तो कि तुमको दिया है क्वेश्चन में, 12 का 200 है तो 60,000 का कितना, उस हिसाब से निकाला है। समझ में आया कि नहीं? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप बहुत जरूरी हो गया है। बार बार किधर ना किधर वो छोटा छोटा चीज तुमको दिमाग में, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट काम आएगा ही। ठीक है, तो मेरा ये प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ डिफाइन हो गया। सीधे शब्द में बोलो, प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे मालूम पड़ गया।
एक क्लेम के लिए तेरे को 3 चीज चाहिए थी ना। देख मैं शुरुआत से ही तेरे को बताते आया हूं कि क्या क्या 3 चीज चाहिए तेरे को क्लेम ढूंढने के लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस। सबको धीरे धीरे हम फाइंड आउट करके ले लेंगे, जो दिया है तो अच्छी बात है क्वेश्चन में से, और फिर उसके फॉर्मूला में डाल देंगे। चल नेक्स्ट। तो ये पॉलिसी वैल्यू तो तेरे को 2,40,000 दिया ही है ना, वो तो मैंने स्टार्टिंग में थी मैं ही टिक मार्क करा दिया था। देख 2,40,000 पॉलिसी वैल्यू। तो भाई अब रही कौन सी बात, सिर्फ लॉस ढूंढने वाली बात। और एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो लॉस का कैलकुलेशन है। लॉस का कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। और अब आपको लॉस का कार्यक्रम आगे देखना है। चलिए अब हम लॉस की बात करते हैं। नंबर 1, कंप्लीट लॉस तो 20% बोल दिया था उन्होंने, बोला है ना 20% ऑफ द आर्टिकल वेर बर्न्ड। मतलब क्या समझने का, मतलब 20% का आर्टिकल टोटली बर्न हो गया। ये 20% का आर्टिकल, 20% का आर्टिकल, टोटल वैल्यू आर्टिकल की कितनी, 10 लाख। अभी तूने निकाला ना 10 लाख, 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20% बोले तो निकाल लेना। 10 lakhs multiplied by 20 upon 100, 2 0 कैंसिल, 1 lakh multiplied by 2 that is 2 lakhs। आया समझ में, ये क्या निकला तेरा, 20% वाला लॉस, जो कंप्लीट लॉस है, जो क्या है, कंप्लीट लॉस है। आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल वेर डैमेज्ड टू एक्सटेंड ऑफ 80%। अब मैं तुमको पूछता हूं स्टूडेंट, 7,200 आर्टिकल की वैल्यू कितनी, आई रिपीट 7,200 आर्टिकल की वैल्यू, पहले तो मेरे को बताओ टोटल वैल्यू कितनी होती है। आपने अभी वैल्यू जो निकाला मालूम है ना, ये 60,000 आर्टिकल का निकाला, 60,000 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इन द सेंस यहाँ पे हम लोग वैल्यू बोलेंगे। तो 60,000 आर्टिकल का वैल्यू आपने 10 लाख कैसे निकाला, उसी तरह से 7,200 आर्टिकल का भी वैल्यू आप निकाल के बता सकते हो मुझे। टफ नहीं है, क्योंकि तुमने 60,000 आर्टिकल का टोटल वैल्यू कितना निकला है वो तुमने अभी ही देखा है, 10 लाख निकला ना। वो 10 लाख वैल्यू किसका है, 60,000 आर्टिकल का। तो मुझे, मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं, मुझे वैल्यू फाइंड करके बताओ 7,200 आर्टिकल का। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ 7,200 आर्टिकल का। तो पहले तो मैं ये बोलता हूं 7,200 आर्टिकल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो डजन का रेशियो दिया ना आपको, उसके हिसाब से। तो ये मैंने हेडिंग मार लिया, लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ 7,200 आर्टिकल्स दैट इज रिमेनिंग। बाकी के जो बचे हुए आर्टिकल है उसमें से। चल तो मेरे को बताना है तेरे को वैल्यू 7,200 आर्टिकल का कितना होना चाहिए। तो 7,200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 12, ये वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई का हिसाब ना। 12 आर्टिकल का कॉस्ट है 200, 12 आर्टिकल का कॉस्ट है 200, तो 7,200 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होएगा। ये देख मैंने उस 60,000 के नीचे 7,200 लिखा है, दिखता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तेरे को यही स्टेप मिलेगा, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 12, और तू कैलकुलेट कर ले, 12 छक्के 72, 2 जीरो लग जाएगा, और 600 इंटू 200 दैट इज गोइंग टू बी 1,20,000। यस और नो, क्लियर हो रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स में से गुजर रहे हैं। तो ये मुझे अभी तो क्या मिला है, 7,200 आर्टिकल का वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना, 1,20,000। सुनना अभी सेकेंड पॉइंट को मैं वापस तेरे सामने रीड कर रहा हूं, लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ
80%। सब लोग का ध्यान, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो जो स्टेटमेंट पे मैं ज्यादा वेट दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये 7200 आर्टिकल का इतना वैल्यू है, ठीक है, उसका कितना लॉस? 80% लॉस। तो अब मुझे रियल में लॉस निकालने के लिए मिलेगा, क्यों? जब तक मेरे पास टोटल उसकी वैल्यू नहीं थी, उसका 80% में कैसे निकाल सकता था? पहले मुझे उसकी वैल्यू ढूंढनी थी और उसके बाद मैं उसका 80% निकाल सकता हूं। सो 1,20,000 का 80% देख ले, 0 0 कट कर दे भाई, 12 एग्जा 96 और 4 0 3 0 लग जाएगा, 96,000। 96,000 ये तेरा लॉस आया। कितने का लॉस? 80% वाला लॉस। कितने आर्टिकल के ऊपर? 7,200 आर्टिकल के ऊपर। 7,200 आर्टिकल का मैंने पहले क्या निकाला? तो वैल्यू, और उसका 80% निकाल लिया। ये नंबर 1 में मैंने देखा टोटल लॉस कितना, कंप्लीट लॉस 20% का हिसाब से मैंने 2 लाख रुपया टोटल लॉस के हिसाब से नंबर 1 करके रखा है। और अब ये मेरा जो सेकंड में 80% वाला लॉस आया 7,200 आर्टिकल का, वो आया 96,000। तो कोई तेरे को पूछेगा टोटल लॉस कितना हो गया, तो वो 2 लाख और ये 96,000 उसको टोटल लॉस के लिए ऐड कर दे, तेरे को टोटल लॉस मिल जाएगा 2,96,000। यस और नो? So you got now total loss as per the given condition, as per the given information. Once you get this total loss, claim के लिए मेरा रास्ता खुला हो गया। Claim I can now find easily because earlier I have property value as well as policy value। देखना दोनों तेरे पास था ही ना, खाली तेरे पास क्या नहीं था? लॉस, वो भी तूने ढूंढ लिया। And now you will apply formula for claim. Claim is equals to policy value upon property value into loss। सब्स्टिट्यूट कर दे भाई, 2,40,000 पॉलिसी वैल्यू है, अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख है, और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल लॉस तूने निकाला है 2,96,000, वो सब्स्टिट्यूट कर दे भाया। और अब तू उसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये तो पहले 3 0 में कट कर देना चाहूंगा, और यहाँ से भी ये जो 3 0 है ये कट हो जाने हैं, डिनोमिनेटर में कुछ बचता नहीं है। ओनली न्यूमरेटर में 296 मल्टीप्लाई बाय 240, दैट यू विल हैव टू डू इन द रफ। 240 multiplied by 296, everyone please, you will verify it is going to be 71,040। I am also doing, please you also do it along with me। 240, 240 की जगह पे 24 ही ले लेना। तो क्या कर दूँ, 296 मल्टीप्लाई बाई 24 कर, जीरो लगा देना बाद में। सेवन 104 और एक जीरो लगाना था, हो गया 71040, 71,040। भाई रफ वर्क करना पड़ेगा, ये बात आपके दिमाग में तभी बैठेगी। रफ वर्क इज नीडेड। प्लीज टेक डाउन प्रॉपर्ली। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए, ताकि कुछ पॉइंट्स आपको बाकी हो तो आप लिख सको।
चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम लोग आर्टिकल के क्वांटिटी को डजन के रेट के हिसाब से देके अपने को है ना अपना काम बढ़ा देते हैं। उन लोग सीधा सीधा मेरे को 10 लाख वैल्यू दिया होता तो मेरा काम इजी हो जाता था कि नहीं? स्टूडेंट सोचिए जरा, तो सीधी बात थी ना, हो जाता था सर, आपको वो डजन वाला कैलकुलेशन करने की बात जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमको उलझन हमारे लिए बढ़ा दी। कि कैसे बढ़ा दी? वो डजन वाला रेट देके, डजन वाला रेट दे दिया उन्होंने। एक डजन का 200 रुपया, इस तरह से उन्होंने इसका आपको आर्टिकल की क्वांटिटी दे दी। फिर आपको आप वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, आप ही उसका वैल्यू ढूंढ के फिर आप ही उसका हिसाब निकाल के आगे बढ़िए। तो क्या हो गया, थोड़ा वर्क हमारा बढ़ गया। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज्यादा नहीं बात है, लेकिन अपना काम बढ़ जा रहा है, अपना सॉल्यूशन का वेटेज बढ़ जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है ना। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Let's read first the given question. The rate of premium is 2%. लो भाई, पहले ही रेट ऑफ प्रीमियम अवेलेबल कर दिया है। एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.075%। अदर एक्सपेंसेस, भाई साहब कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे लगाते हैं कंपनी, उन लोग अदर एक्सपेंसेस करके छोड़ दे रहे हैं। बैंक भी देखो आपके पास से बैंक चार्जेस लेते हैं, तो बैंक का कुछ चार्ज बनता है, या बैंक आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आपके पास से वो चार्ज ले रही है। उसी तरह से इंश्योरेंस भी एक प्रकार से सर्विस इंडस्ट्री है, और जब आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, कंपनी आपको कुछ चार्ज या कोई आपके ऊपर एक्सपेंस एडिशनली आपसे वसूल करता है, तो आपको वो एक्सपेंस भरना पड़ता है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे कि हम प्रीमियम के लिए तो कंफर्म है ही कि प्रीमियम किस पे हमारे को चार्ज करना होता है। प्रीमियम 2% जो दिया है वो प्रीमियम किस पे चार्ज होता है, तो कि पॉलिसी वैल्यू पे चार्ज होता है, ये सबको मालूम है, और अब तक कैलकुलेशन में भी हम काफी करते आए हुए हैं। तो उसी तरह से ये जो एक्सपेंस इन लोग जो हमारे से ले रहे हैं, कंपनी वाले जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये एक्सपेंस हमारे को किसके लिए पे करना है? तो क्या एक्सपेंस भी सर आपको उसी के लिए पे करना है जिसके लिए आपने सर्विस कंपनी से ली है। मतलब आपने कंपनी से पॉलिसी ली है ना, तो आपको भी उस पॉलिसी के ऊपर ये 0.075 का खर्चा पे करना है। जैसे 2% का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा ना, तो 2% प्रीमियम आप किस पे कैलकुलेट करोगे? पॉलिसी वैल्यू पे। उसी तरह से 0.075 जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो भी पॉलिसी के पीछे का है। ये खर्चा कंपनी आपसे क्यों ले रही है? क्योंकि आपने उसके पास से क्या लिया है? पॉलिसी ली है। और जब आप पॉलिसी लिए हैं तो भी ही आपके ऊपर कोई खर्चा, ये जो चार्ज है, आपके पास से लिया जा रहा है। सो एक्सपेंस 0.075 कभी कंपनी आपको चार्ज कर रही है जब भी आपने कंपनी से पॉलिसी ली है। मतलब दिस 0.075% यू हैव टू कैलकुलेट ऑन पॉलिसी वैल्यू। बस ये कंक्लूजन के लिए मैं थोड़ा इतना एक्सप्लेनेशन आपको दिया। जैसे प्रीमियम भी पॉलिसी वैल्यू पे रहता है, वैसे ये एक्सपेंस भी पॉलिसी वैल्यू पे रहता है। नोट करके रख दे। जो पॉलिसी नहीं होती तो प्रीमियम कैसे, क्या क्यों भरने को होता था? पॉलिसी लिए तो तुमको प्रीमियम भरना पड़ रहा है ना। तो उसी तरह से जो पॉलिसी लिए तो तेरे को उसके ऊपर खर्चा पे करना है, ये बात है। जो तू पॉलिसी नहीं लेता तो ये खर्चा भी तेरे को पे करने के लिए कंपनी डिमांड नहीं करती। वो है ना कहावत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो बांस ही नहीं है तो बांसुरी क्या, मतलब होना ही नहीं है, वो अवेलेबिलिटी उसकी हो ही नहीं सकती। तो जो पॉलिसी ही तू नहीं लेगा तो ये खर्चे भी तू नहीं पे करेगा ना। लेकिन तूने पॉलिसी ली है तो तेरे को खर्चा पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट आया ना, एक बार
एक तो पहले बात ये नया पॉइंट है इसलिए कि मैं एक्सपेंस की बात पहली बार कर रहा हूं और ये अभी इस क्वेश्चन में पहली बार पूछा है। आगे कोई क्वेश्चन में इस तरह से एक्सपेंस की बात नहीं की है। ओनली प्रीमियम इज अवर एक्सपेंस। आप लोग फाइनल अकाउंट में भी इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते हैं, वो आपका खर्चा है इसलिए डेबिट में लिखते हैं ना भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? वही बैकग्राउंड से बात हो रही है तुम्हारे लिए कि ये 2% का प्रीमियम भी तुमको पे करना है, वो भी आपका खर्चा है। लेकिन प्रीमियम एक टाइप का खर्चा हुआ है, उसका नाम हमने प्रीमियम दिया है। बट उसके अलावा और भी कुछ खर्चे होते हैं जो खर्चे आपके पास से इंश्योरेंस कंपनी लेती है, और उसके लिए आपको यहाँ दिया गया इंफॉर्मेशन, दिस इज 0.075% टू बी चार्ज ऑन द पॉलिसी वैल्यू। चलिए आगे बढ़ता हूँ। A cargo worth rupees 3,50,000. A cargo worth rupees 3,50,000 is 100, right? 3,50,100. 3,50,100 rupees is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered. अच्छा क्वेश्चन है भाई। Cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured. हमको किसका इंश्योरेंस लेना है? कार्गो का। कार्गो की प्रॉपर्टी, कार्गो जो है मेरी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या है? 3,50,100। तो हमें इंश्योरेंस खरीदना है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है। तो ये पॉलिसी हम कितने का खरीदें? देखो उसका क्वेश्चन क्या है। हम इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का खरीदें? ताकि, ताकि क्या? ताकि so that all its value and will be recovered in the event of the loss. भाई साहब, all its value, all its value मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। इट्स मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं? कार्गो। कार्गो मतलब हमारी प्रॉपर्टी। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, सेकेंड चीज उन्होंने दी है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। एक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या समझता है? कॉस्ट मतलब खर्चा। एक बात ध्यान रखना, आज समझ लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूं, तो मुझे जो चीज बनाने के लिए खर्चा लगेगा वो मेरे लिए कॉस्ट है। उसी तरह से जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट क्या? क्योंकि जब इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर का कॉस्ट का मतलब होता है जो हम प्रीमियम भरते हैं, वो हमारा रिकरिंग खर्चा है, वो हमारा कॉस्ट है। और उसके ऊपर आपको यहाँ तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी दे के रखा है ना भाई साहब, तो वो भी मेरे खर्चे में शामिल हो जाएगा। तो उन्होंने दो चीज बोली है, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू, और जो हमने कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब जितना प्रीमियम भरा है वह प्रीमियम विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ द टोटल लॉस। विल बी रिकवर्ड। स्टूडेंट, विल बी रिकवर्ड का मतलब क्या? ये विल बी रिकवर्ड का मतलब क्या? तो कि जब लॉस होगा, इन द इवेंट ऑफ लॉस, जब कब लॉस होगा तो कंपनी मेरे को कंपनसेशन देगी कि नहीं देगी? कंपनी मेरे को कंपनसेशन देगी। एंड कंपनी व्हेन दे विल गिव मी द कंपनसेशन, सुनिए, मतलब वो मेरे को क्लेम जो देगी, वो क्लेम मुझे उतना कंपनी से मिलना चाहिए, वो क्लेम मुझे कंपनी से उतना मिलना चाहिए कि मेरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और उसका वैल्यू कवर हो जाए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लस उसका वैल्यू, इट्स वैल्यू बोला ना, इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू मतलब क्या? कार्गो। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या? दो चीज, एक तो प्रीमियम और एक जो एक्सपेंस उन्होंने बोला है, एक्सपेंस है 0.075% और प्रीमियम है 2%। ये दोनों चीज किस पे कैलकुलेट होगी? ऑन पॉलिसी
वैल्यू, मैं जितने की पॉलिसी लूंगा वो पॉलिसी वैल्यू का प्रीमियम जो भी मैं भरूंगा, साथ में उसके लिए मैं एक्सपेंस भी कुछ भरूंगा, वो मेरा तो खर्चा है, मेरा तो पॉकेट में से जाएगा। आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? आज मैंने ये मेरा कार्गो है और मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो मेरे पॉकेट से क्या खर्चा होगा? तो कि एक तो है प्रीमियम का खर्चा होगा जो मुझे भरना पड़ेगा, और मुझे ये जो कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा उसमें से मंगा रही है, मांग रही है, वो खर्चा भी मुझे ही पे करना पड़ेगा ना। मेरे जेब से कितना जाएगा? प्रीमियम और एक्सपेंस, ये दोनों चीज को मिला के हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये समझ लेना, ये नया मुद्दा तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये शब्द, इसका मीनिंग क्या निकालना है हमें कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज दैट इन विच इंश्योरेंस जो आपने खरीदा है पॉलिसी, उसका प्रीमियम आपको जो भरना पड़ रहा है वो एक आ जाता है, और साथ में जो भी खर्चा आपको इंश्योरेंस के लिए करना पड़ा है वो खर्चा भी उसमें शामिल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये शब्द। अच्छा, ये मैं क्या प्लस करके बता रहा हूं साथ में, तो कार्गो की वैल्यू, कार्गो की वैल्यू मतलब ये है 3,50,000, और एक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये दोनों को मिला के क्या आएगा ना, वो तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन का मेन मतलब समझ लो। मेन मतलब समझ लो, जब कंपनी मेरे को क्लेम देगी, जब भी लॉस होगा तभी कंपनी मेरे को कंपनसेशन देगी, उसके लिए मैं जो क्लेम करूंगा उस क्लेम में, उस क्लेम में मुझे कार्गो की वैल्यू भी मिल जानी चाहिए और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी मिल जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं पॉलिसी कुछ भी अमाउंट की ले लूं, ठीक है, पॉलिसी मैंने ले ली, चलो मेरे कार्गो का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपनसेशन देगी, देगी कि नहीं? सीधी बात है, देगी। तो मुझे जो कंपनसेशन के तौर पे जो क्लेम मिलना चाहिए, वो क्लेम कितना मिलना चाहिए? तो कि मेरा एक्सपेक्टेशन मैंने ऐसा रखा है क्वेश्चन में, ऐसा इस तरह से उन्होंने दिया है कि ये जो क्लेम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कार्गो की वैल्यू भी मुझे वसूल हो जानी चाहिए। अभी देखो मैंने सही शब्द वापरा, वसूल हो जाना। कार्गो की वैल्यू भी मुझे मिल जानी चाहिए, मतलब कंपनी मुझे जो कंपनसेशन देगी उसमें वो भी आना चाहिए, और जो भी मैंने इंश्योरेंस के लिए खर्चे किए हुए ना, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी मेरे को मिल जाने चाहिए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में दो चीज है वापस से, एक तो प्रीमियम और एक तो एक्सपेंस। वो मैंने ऊपर आपको चार्ट दिखा दिया। आप समझ रहे हैं सब लोग? ये मेहरबानी करके साइड में आप बना के एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ आपके आपके सामने लिख के रखना बुक में। हाँ, नहीं तो क्या है, क्वेश्चन समझने के समय अपने को मुश्किल ही नहीं हो, ये डायग्राम अपने को एकदम परफेक्ट आइडिया दे देगा। तो क्लेम कितने का हमको मिलना है उसके हिसाब से मुझे मेरी पॉलिसी की वैल्यू कितने की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, पॉलिसी की वैल्यू मतलब मेरे को इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए। ये क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको मेन मीनिंग आपको समझा दिया। सो अब कार्गो, यहां से वापस पढ़ रहा हूं मैं, अब कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,000 इज टू बी इंश्योर्ड। सीधी बात है ना, कार्गो की बात कर रहे हैं, कार्गो का इंश्योरेंस लेना है, और हमको इंश्योरेंस कितने का लेना है वो आपको फाइंड करना है। हमको इंश्योरेंस उतने का लेना चाहिए कि जिससे कि लॉस होने पर जो कंपनी हमको कंपनसेशन देगी, जो हम क्लेम कंपनी से मांगेंगे, उसके अंदर कार्गो का वैल्यू भी आ जाना चाहिए, और उसके अंदर हमारे जितने भी खर्चे हैं वो भी आ जाने चाहिए। मतलब क्या होगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी से उतने का पॉलिसी लूंगा जितने जितने
के अंदर जो क्लेम मुझे मिलना चाहिए वो क्लेम में मेरा ये सब खर्चा और ये सब एसेट का वैल्यू मतलब कि कार्गो का वैल्यू सब वसूल हो जाए। तो भाई साहब देखिए, पहले से हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत से हम वापस गिवन लिखते हुए। पहले तो वैल्यू ऑफ कार्गो लिखा है 3,50,000। नेक्स्ट वन इज rate of premium that is given 2%, other expenses 0.075%। यहाँ मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है जो मैं बार बार अभी एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर रहा था। देखो क्या लिखा है, सिंस वी हैव टू फाइंड द पॉलिसी वैल्यू। देखो एकदम क्लियर स्टेटमेंट है ये, वी हैव टू फाइंड द पॉलिसी वैल्यू, ये आपको क्लियर कर देगा पूरा। इन ऑर्डर टू हैव रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज प्रॉपर्टी वैल्यू इन केस ऑफ लॉस। सीधी बात है, इन केस ऑफ लॉस ओनली, क्योंकि लॉस होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी अपने को कंपनसेशन देगी ना भाई, है कि नहीं। और इंश्योरेंस कंपनी जब हमको कंपनसेशन देगी तो कितने का देगी, उतने का देगी जितने में हमारा ये सब रिकवर हो जाए। रिकवर हो जाना मतलब वसूल हो जाए, है ना। क्योंकि मेरा लॉस में कार्गो भी लॉस में चला गया, तो कार्गो भी जो लॉस में चला गया तो मेरे को उसका भी वैल्यू कंपनी से मिलना चाहिए। और साथ में मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी को जितने भी खर्चे, जितने भी मेरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हुआ है, प्रीमियम पकड़ो, इसके अंदर एक्सपेंस पकड़ो, जितना भी मेरे खर्चे हुए हैं वो खर्चा भी मुझे कंपनी से कंपनसेशन में मिल जाना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला है वो पूरा आपको क्लियर कर देगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को हम पहले समझते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये मैंने इसे डायग्राम से बताया ही आपको, आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस यहाँ मैंने दोनों तरफ से बताया है, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बताया है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, प्रीमियम एज वेल एज एक्सपेंसेस। तो देखो मैंने कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को दो भाग में बांटा है। पहला प्रीमियम जो कि 2% है, और 1 मिनट मैंने स्टार्टिंग में ये समझा दिया, प्रीमियम आप किस पे चार्ज करते हो, पॉलिसी वैल्यू पे। प्रीमियम ऑलवेज चार्ज ऑन पॉलिसी वैल्यू। और दूसरी बात, दूसरी तरफ अदर एक्सपेंसेस जो मेरा है 0.075%, वो भी ऑन पॉलिसी वैल्यू। क्योंकि पॉलिसी है तो ही सब खर्चे हैं भाई, पॉलिसी के पीछे का सब खर्चा है मेरा। जो पॉलिसी ही नहीं होती तो प्रीमियम कैसे भरने वाली बात आती, तो उसके ऊपर के जो खर्चे करने की जो बात कर रहे हैं लोग वो भी कैसे होता, है ना। ना रहेगी, ना रहेगा बास, ना बजेगी बंसुरी। तो ये कंप्लीटली तुमको समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का यहाँ पे दो चीज इंक्लूड जो किया है वो, एक तो प्रीमियम और एक अदर एक्सपेंस। क्वेश्चन में इस तरह से दिया इसलिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में इतना ही आएगा, बाकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में और भी बहुत सारी चीज आ सकती है। एट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन वॉट एवर दे हैव गिवन उसके अकॉर्डेंस में मैं बात कर रहा हूं। ओके, अब ये एक पार्ट खत्म हो गया कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्टेप, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो मेरी पॉलिसी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये देख, मेरी पॉलिसी वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि जिसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी और वैल्यू ऑफ कार्गो भी कवर हो जाना चाहिए। मैंने दो चीज को प्लस करके बताया था ना, तो ये देखो अभी फॉर्मूला बन गया। पॉलिसी वैल्यू शुड बी दैट मच कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दोनों हमारा हम शामिल कर सके। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के को इलाबरेट करके लिख रहा हूं। इलाबरेट कर रहा हूं मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या दो चीज लिखी है, प्रीमियम एट द रेट 2% एंड अदर एक्सपेंसेस 0.075%। भाई साहब धीरे धीरे गाड़ी एक्सपांशन के मोड पे आ जाएगी, अभी इसको आप एक्सपांड करना है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर इतना जो अपना एक्सप्लेनेशन चला मेन वो था। अब ये इक्वेशन बन गया। देखो पॉलिसी वैल्यू हमारा जो होना चाहिए वो हमको ढूंढना है, उसके लिए मेरे को प्रॉपर्टी वैल्यू जोड़नी है। तो क्या हम अभी देखो पॉलिसी वैल्यू को x मान के चलते हैं, लेट दिस पॉलिसी वैल्यू बी ₹x। तो वो पॉलिसी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू के जगह पे x, प्रॉपर्टी वैल्यू की जगह पे 3,50,100 और अदर
कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए देखो मैंने ब्रैकेट किया है, वो ब्रैकेट के अंदर दो है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में दो चीजें, एक तो प्रीमियम और एक तो अदर एक्सपेंस। प्रीमियम 2%, पॉलिसी वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है प्रीमियम, x इंटू 2/100, और अदर एक्सपेंसेस 0.075, वो भी प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के ऊपर, तो पॉलिसी वैल्यू x है ना, x के ऊपर 0.075% बोलेगा तो 0.075 अपॉन 100, ये हो गया अदर एक्सपेंस, और प्रीमियम 2% बोलेगा तो x इंटू 2/100। अब तू ये इक्वेशन को पूरा सोचेगा तो तेरे को लगेगा कि सर अभी इसमें एक ही अननोन बचा है x, आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको x मिल जाएगा। आपको x मिल जाएगा। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊं। x इंटू 2/100, चलो ये पहला ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब बनता है, ये देख x इंटू 2, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, 2x/100, हाँ हो जाएगा 2x/100। और दूसरी बाजू दूसरा ब्रैकेट जो है उसमें x इंटू 0.075 मतलब 0.075x अपॉन 100। ये दोनों के अपॉन में 100 डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। समझ में आया क्या, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, यस और नो। 3,50,100 एज इट इज है, x एज इट इज है, उसमें मैंने कुछ किया नहीं है। ये ब्रैकेट को मेन समझो, x इंटू 2/100 मतलब 2x/100, x इंटू 0.075/100 मतलब 0.075x अपॉन 100, दोनों के नीचे अपॉन में 100 है, दोनों के बीच में एडिशन है, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर यू कैन टेक अपॉन 100। 2x प्लस 0.075x कितना होता है, 2x प्लस 0.075x 2.075x, एडिशन हो गया ना, 3,50,100 एज इट इज, x एज इट इज। चलिए नेक्स्ट कार्यक्रम क्या होना है मेरा कैलकुलेशन का, x एज इट इज 3,50,100 एज इट इज 2.075x अपॉन 100। ये अपॉन में दो जीरो है, 100 है ऊपर, तू उसको लेके जाना, ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो डिजिट खिसकेगा, दो डिजिट खिसकेगा, दो डिजिट खिसकेगा मतलब एक तो 2 खुद और एक नया जीरो एंट्री करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट, लेट मी क्लियर टू यू, 0.0 it is actually 2.075 अपॉन 100 मतलब दो जीरो आपको ऊपर डेसिमल डिजिट अप्लाई करना है, तो एक डेसिमल डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2075 अपॉन 100, 100 का 10 हो गया, और एक जीरो ऊपर आपको खिसकाना है, तो यू विल हैव टू हैव वन मोर जीरो इन बिटवीन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो इट इज गोइंग टू बी 0.02075, और x तो मल्टीप्लाई में है भाई, उसके लिए मेरे को कुछ बोलना का नहीं है, है ना, आप समझे ना। आप जिन लोगों को मालूम पड़ जाता है अच्छी बात है, नहीं पता चलता है उन लोगों को ज्यादा समझना पड़ेगा। मैंने बेसिकली सब कुछ कवर किया है, इसलिए आपको जिनको नहीं पता चलता है प्लीज यू मस्ट फोकस, और मैं इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन एकदम ही ल्यूसिडली रख रहा हूँ ताकि कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बातें को कहाँ ना कहाँ आप लोगों को जरूर जब पड़ती है, जिस कोई भी लोगों को, मेरे को कोई किसी का वो मालूम, लेकिन किसी भी जगह पे आप अटक रहे हो तो ये आपको सिंप्लीफाई होने पे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए। डायरेक्ट आता है किसी को हो जाता है तो मेरे को उसमें टाइम पास नहीं करना है, अब डायरेक्ट करो, डोंट वरी, बट मिस्टेक नहीं होना है। तो ये आपको समझ में आया 0.02075x। अब ये भी x के टर्म में है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक, ये x अकेला है, ये x अकेला है मतलब 1x है ना 1x, और ये है 0.02075x, ये 0.02075 बड़ा या 1 बड़ा, तो क्या 1 बड़ा, तो इसको उधर शिफ्ट करो ने, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ ने, ले x माइनस 0.02075x, और अपने को माइनस करने का है 1, ये x खाली लिखा है तो उसके पीछे क्या होता है 1,
1 बोले तो पॉइंट करेगा तो 0 0 0 0 0 कर सकता हूँ कि नहीं। और ये तेरे को माइनस करने का है 0.0275 माइनस करना भाई। चल कर, तेरे साथ मेरे साथ करने का है वर्किंग। 5 2 9 7 9 0.97925। यस और नो। ले, मेरा नेक्स्ट स्टेप आ गया 0.97925 is equals to 3,50,100, x is equals to 3,50,100 upon 0.97925। अब जरा यहाँ पे देख लेना वर्किंग मेरा, समझ लेना तेरे को क्या हिसाब आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मेरे को नहीं करने का है, आई वुड प्रेफर वर्किंग फर्स्ट। तो 3,50,100 डिवाइडेड बाय 0.97925। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पॉइंट निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3,50,100 मल्टीप्लाई बाय ये कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन में 97925 है ना, पॉइंट निकल गया। अब एक आप काम काम करो, ये आप डिवाइड करते हैं 5 से तो देखो कितना आपको मिलता है ना। तो धीरे धीरे डिवाइड करो और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट में जो डिविजिबल नहीं होता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। और कोई अपने लिए चारा नहीं है। चलो कर तो करते बैठो, ये पहले 5 से डिवाइड करो। इसको भी 5 से डिवाइड करना है। अगेन 5 से जाएगा। ये भी 5 से जाएगा। बस अभी ये नीचे डिविजिबल नहीं होएगा। तो अभी आपको ये 14,004 इसको आपको ये 3,917 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। आपको ये 1 लाख जो है उसका भी 5 जीरो लगा देना तो लगा दो, 1 2 3 4 5। बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। चलो 3919 3917। चलिए 3,917 और हमारे पास यहाँ पे है, तो किससे जाना चाहिए 3,917 14,000 समथिंग लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सिक्सा देखेंगे। ये तो बढ़ जाता है, तो बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे को लगता है 3,917
फ्रीजा देखेंगे। $11,000, यस। फोर्जा जाता है क्या देखते हैं, थ्री में नहीं जाएगा, देख लेते हैं। $15,000 जाएगा, नहीं बढ़ जाता है ना, तो थ्रीजा जाएगा भाई जी। 11,751। बचा जीरो, कैरी करो। सो 22,000 समथिंग, देखो 22,000 समथिंग मेरे पास सिक्सा रेडी था, मगर सिक्सा बढ़ जाता है। आई थिंक फाइजा जाएगा, तो 3917 फाइजा। $19,585। 19,585 इट इज विथ फाइजा। कितना आएगा? 2,009 और एक जीरो कैरी करें। 29,000 समथिंग, 29,000 समथिंग। आई वुड प्रेफर विथ 3917। पहले चेक करो सेवन जा। 27,4, यस चलेगा। सेवन जा, ओके। सेवन जा 27,490। रिमेनिंग कितना बचता है? 2,031, अगेन वन जीरो कैरी करें। 20,000 समथिंग, 20,000 समथिंग फाइजा जाएगा भाई। ये मेरा रेडी है किया हुआ ना। फाइजा 19,583, 585 फाइजा। कितना बचता है रिमेनिंग? 785, वन वन जीरो कैरी करें। 7,250, 7,250। ये तो आई थिंक टूजा से भी नहीं जाएगा। टूजा देख लेते हैं ना। 7,834 बढ़ जाता है, वनजा जाएगा भाई। वनजा 3917। ओके, एंड वन मोर जीरो है, ले लो। 33,330, 33,330। मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। 33,330 किससे जाएगा? सेवन से तो 27 है, एट जा चेक करेंगे। 3917 एट जा। 31,336 चलेगा। 31,336 कितने से गया? एट जा, है ना।
ओके, और अब आपको डेसिमल डिजिट लेके आगे बढ़ना है। पॉइंट आएगा, जीरो और बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट जीरो हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 19,940। 19,940 के लिए आई वुड टेक फाइजा, है ना? ये देखो मेरे पास रेडी है ना किया हुआ फाइजा। 19,000 फाइजा कितना है? 19,585 फाइजा। आप लोग डिवीजन साथ में करने का है, मेरे से आगे रहेंगे तो अच्छा है। थ्री फिफ्टी फाइव। एंड इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट एक और जीरो ले लो भाई, इतना लिया ही है तो जीरो आप कैरी करें। 3,550, 3,550। कितना फायदा आपने लिया? 19,585। चेक करो डिफरेंस कितना आया था। तो 3,550 नहीं चलेगा ना, 3,009। तो वन मोर जीरो यू टू टेक, जीरो आएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये हो जाएगा, और एक जीरो लेने पे 35,500। 35,500 तो एट जा से भी बढ़ जाएगा। आई थिंक नाइन जा विल बी कन्वीनियंट। 39,179 नाइन जा, चेक इट। किया है क्या ऊपर अपन ने? नहीं, नाइन जा चेक इट। थर्टी फाइव टू फिफ्टी, यस। 35,253। इसमें जो भी बैलेंस आएगा, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज नाइन से आ गया ना, तो पॉइंट के बाद तीन डिजिट आ गया। तो पॉइंट के बाद जब तीन डिजिट आ गया है, सो दैट प्रेफरेंस मेरा क्या आएगा? 35,000 सॉरी 3,57,518 .509। क्लियर है? देखो आ गया, मगर ये कैलकुलेशन में उतरना पड़ेगा। कैलकुलेशन में उतरना पड़ेगा भाई, ये आपको कोई इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं है। और आप इसको राउंड ऑफ करना है तो कर लीजिए 5-1, है ना? पॉइंट के बाद तीन डिजिट, तीसरा डिजिट पांच है तो पांच से ज्यादा रहता है, यू कैन इंक्रीज सेकेंड वन बाई वन। तो ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मतलब क्या? तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू। आंसर खत्म हो गया। पॉलिसी वैल्यू आपको इतने का, पॉलिसी मतलब निकालने का, इतने का पॉलिसी तुम निकालोगे ना, और समझो तुम्हारे कार्गो का लॉस हो जाता है ना, तो तुमको कंपनसेशन जो मिलेगा ना, कंपनी जो देगी ना, उसमें तुम्हारे को ये कंपनसेशन में तुम्हारा कार्गो का वैल्यू भी आ जाएगा, वसूल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो तुमने प्रीमियम और जो खर्चा, ये एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस जो भरा है, वो भी तुम्हारा पूरा रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो जाने का मतलब है तुमको वो वसूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये कैलकुलेशन आपको रोक के रखेगा। कैसे भी करके कैलकुलेशन आपको स्पीडीली करना पड़ता है, प्रैक्टिस लेने का है। ये सब ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम टाइम में डायरेक्टली हो जाएगा। अभी से करते रहेंगे तो होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, सब लोग ध्यान रखो, इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ। इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ। और ये अल्टरनेटिव मेथड में क्या करने का है, मैं थोड़ा यहाँ से आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ तो उसको ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ अज्यूम करने के तौर पे पॉलिसी वैल्यू को अज्यूम किया एक्स। ये सबको यहाँ से मुझे टर्न लेना है, इसलिए ध्यान देना सब लोग। जैसे मैंने पॉलिसी वैल्यू को एक्स अज्यूम करके किया है, उसी तरह से एक्स नहीं अज्यूम करके मैं पॉलिसी वैल्यू को 100 अज्यूम करूंगा। ऑन 100 आई विल कैलकुलेट। और 100 इसलिए अज्यूम करने की मुझे जरूरत, मैं ये मेथड से जाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं,
कि जिस तरह से उन्होंने प्रीमियम हमको परसेंटेज में दिया है, एक्सपेंसेस हमको परसेंटेज में दिया है, तो 100 रुपीज जो मैं पॉलिसी वैल्यू अज्यूम करता हूं, तो 100 रुपीज पॉलिसी वैल्यू होगी तो 2 रुपया उसका प्रीमियम होगा। ओरली होता है ना 2 टका, 100 का 2 टका मतलब 2 रुपया। So if I assume that 100 rupees will be the policy value, then rupees 2 will be the premium value. And that means expense will be also 0.075 rupees. Because 100 रुपये पे 0.075% बोलेगा तो 0.075। तो यहां से मैं टर्न ले रहा हूं, मतलब यहां तक का मुझे मेरा सॉल्यूशन सेम जाएगा। ये सबका लिख के हो चुका होगा आई गेस। मैं नेक्स्ट अल्टरनेट मेथड के ऊपर जा रहा हूं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हो सकता है वो मेथड पे 100 पे जाने पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आगे जो मैंने इतना बड़ा डिवीजन किया करना पड़ा, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे को वहां पे सस्ता पड़ जाएगा। तो यहां तक तो मैं कैलकुलेशन करूंगा ही, दिखाऊंगा ही, लेकिन यहाँ जो x अज्यूम किया है उसके जगह पे मुझे 100 अज्यूम करना है। किसके लिए? पॉलिसी वैल्यू के लिए। तो स्टूडेंट्स, let me introduce this same question with second method। चलिए क्या दिखाया, सब में सेम, वहां तक सेम ही है, इसलिए मैं धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा हूँ। वैल्यू ऑफ कार्गो सेम, रेट ऑफ प्रीमियम 2%, एक्सपेंसेस 0.075%, और ये सब कमेंट वमेंट मारा था, ये भी सब सेम लिखा हूँ, देख ले भाई। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मैंने इस तरह से डायग्राम बताया था आपको, वो भी सेम। उसके बाद मैंने पॉलिसी वैल्यू मतलब एक्सप्लेन किया, उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में दो चीज है, प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद मैंने अज्यूम किया था लेट द पॉलिसी वैल्यू भी ₹X, उसके जगह पे आ गया देख पॉलिसी वैल्यू भी ₹100। बोला था ना वहां से टर्न मारूंगा मैं। जब पॉलिसी वैल्यू 100 है तो उसका प्रीमियम 2% बोलेगा तो 2 रुपया। देख पॉलिसी वैल्यू 100 का मतलब है वही इक्वेशन, पॉलिसी वैल्यू उसके जगह पे 100, प्रॉपर्टी वैल्यू के जगह पे प्रॉपर्टी वैल्यू, नो रिप्लेसमेंट, प्रॉपर्टी वैल्यू। रुको, आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,000 दिया है, क्यों हम उसके जगह पे नहीं लिखेंगे? समझदारी से काम लीजिए। यहां प्रॉपर्टी वैल्यू एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है वो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे यहां इसके जगह पे, क्योंकि एवरीथिंग नाउ इट इज ऑन 100 वी आर कैलकुलेटिंग। 100 पे कैलकुलेशन चल रहा है हमारा, एक्चुअल पे नहीं चल रहा है। आई रिपीट, एक्चुअल के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं चल रहा है कि आप उसके प्रॉपर्टी वैल्यू कार्गो की वैल्यू का एग्जैक्टली जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं। इसलिए मैंने देखो आपके सामने प्रॉपर्टी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, और इसलिए ये पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि सर प्रॉपर्टी वैल्यू तो दिया था आपने, क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया? बात तो सही है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन मेरा किसके ऊपर चल रहा है? 100 के ऊपर। 100 का एक मैंने बेस बनाया है, एक्चुअल अलग होता है, 100 अलग होता है, ये आप समझते हैं, ये आपको सबको मालूम है। आपका समझो मैंने 50 मार्क का एग्जाम लिया, तो 50 मार्क में से जितना मार्क्स आपको मिला है वो एक होता है। जैसे कि 50 मार्क में से आपको 25 मार्क मिला तो वो एक्चुअल मार्क्स है, लेकिन उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 100% में से आपको कितना परसेंट मार्क मिला? 50%। आर गेटिंग? तो एक्चुअल कुछ होता है और परसेंटेज कुछ होता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये आप समझ लो कि प्रीमियम 2%, 100 पे 2% मतलब 2 रुपया, अदर एक्सपेंसेस 0.075% मतलब 0.075, दोनों को ऐड करेंगे। 100 इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस 2.075, 2.075 को इस तरफ ले लो, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2.075, यू माइनस दिस, you will get property value is 97.925। अब यहां से अंडरस्टैंडिंग आपको एक्चुअल में लेके जाना है, इसको कनेक्ट किसके साथ करना है? अभी एक्चुअल के साथ। जो पॉलिसी वैल्यू 100 है तब जाके प्रॉपर्टी वैल्यू है 97.925। तो जो एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,000 होगा तो उसके लिए आपकी पॉलिसी वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतने पे इतना तो इतने पे कितना। चल भाई देख, स्टेप तेरे सामने में बनाया हूं,
प्रॉपर्टी वैल्यू हेडिंग मारो, पॉलिसी वैल्यू हेडिंग मारो। जब पॉलिसी वैल्यू 100 हमने अज्यूम किया तब प्रॉपर्टी वैल्यू 97.925 आया। तो जो प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 होता है तो पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए? देख मेरा क्वेश्चन मार्क है, दिख रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई then that policy value, I would prefer to write here the actual policy value. You can also write that word, actual policy value। सही में अपने पॉलिसी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3,50,100 into 100 upon 97.925। और इसको आप सही मायने में देखोगे ना तो स्टूडेंट वही स्टेप आ गया है जो आपने, वो आपका डिवीजन आपने किया है। ये आपको कैलकुलेशन इसका डिवीजन करके लेना पड़ेगा, है ना? जितने जीरो है उतना आपको मल्टीप्लाई करके नीचे जितना बचेगा उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, वही स्टेप आ जाएगा, आप ध्यान रखना। मैं तो डायरेक्ट आंसर इधर लिखा हूं, बट दैट डायरेक्ट आंसर इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द सेम स्टेप इन द फर्स्ट मेथड। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ तक, वही हमको प्रीवियस मेथड में भी मिला है। प्लीज पे अटेंशन दिस पॉइंट। और इसी वजह से ये जो पूरा मेरा आगे का स्टेप होएगा उसमें वापस से वो हिसाब तो लागू करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन का लंबा चौड़ा हिसाब बनेगा ही। मगर ये 100 पे मैंने कैसे किया ये आप इजीली समझ लो। वो एक्स वाले में थोड़ा कैलकुलेशन लंबा भी हो गया, नो डाउट। फाइनल कैलकुलेशन का ये जो पॉइंट था मेरा डिवीजन का, वो तो मैंने बोला कि वो तो वापस आ ही गया, लेकिन बीच का जो ये, क्योंकि ये डायरेक्ट 100 पे लेने पे क्या हुआ मालूम है ना, आपका प्रीमियम भी परसेंटेज में है, अदर एक्सपेंसेस भी परसेंटेज में है, तो दोनों 100 पे लेने के हिसाब से 2.075 डायरेक्टली वो 100 के ऊपर उतना हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में कौन सी दो चीज है? प्रीमियम भी है, अदर एक्सपेंसेस भी है। तो आप कोई भी मेथड से करेंगे स्टूडेंट चलेगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस, बट दिस इज व्हाट यू कैन ऑल्सो गो विथ 100 बेस लेके करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, इससे क्या होता है कि थोड़ा आपने मेथड अलग अलग देखने से थोड़ा माइंडसेट अपना सोचने के लिए मजबूर होते रहता है कि ये मेथड भी, ये मेथड भी, तो अपने को क्या नॉलेज बढ़ता है। एक ही जगह पे जाना है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हम अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो हमको नॉलेज बढ़ता है कि हाँ ये रास्ता यहाँ से भी जाके यहाँ मिलता है, ये रास्ता यहाँ से भी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप ज़्यादा प्रयत्न में रहोगे मेथड्स को समझने के लिए, अलग अलग वेराइटी को समझने के लिए, तो उतना आपका नॉलेज एक्सपांड होगा। एंड देन यू कैन इवन ऑल्सो थिंक कि आपकी भी थॉट प्रोसेस उससे बढ़ती है, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ता है ना फिर कि ये भी मेथड इस तरह से की जा सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। ये कभी होता है जब खुद ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस लिया हो। इसलिए वेरियस मेथड देखने के पीछे का हमारा हमारा डिस्कशन का मतलब भी यही है कि स्टूडेंट का भी माइंडसेट ग्रो होना चाहिए। एक ही मेथड से जाने का ऐसा हिसाब, हम रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, है ना? उसको बोलते हैं ना, हम क्या होने हैं, हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी होनी है। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे तीसरे तरीके से भी हमको एक्सेप्ट होना चाहिए, ताकि कभी कोई मेथड हमको इजीली होता है हमारे से तो वो एक्सेप्ट करने का, उसमें कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं करने का कि ये मेथड मेरे को, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं रखने का, वो भी मेथड अच्छा है, ये भी मेथड अच्छा है। So with that, I am today's lecture I am concluding, but one more important part note आप ध्यान रखो, मैंने मैसेज भी किया था सभी लोगों को। कुछ क्वेश्चंस देखो, मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस मैं सालों से देता हूँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए। अभी ये बोलना नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक वाले का अभी उतना वो लेवल नहीं रहा है, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उन्होंने रखे ही नहीं है जो आगे बोर्ड में पूछे हुए हैं। सो मेनी सच क्वेश्चंस in the board exams which they have already asked in the previous years, that type of questions you may not find in your government textbook। नई सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, तो वे बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कवर ही नहीं किए हैं। तो हुआ क्या है, मैंने तो आपको होमवर्क में बोर्ड के क्वेश्चंस देने शुरू कर दिए, तो उसमें वो टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिले। तो क्या होता है, बच्चे लोगों को नहीं किया है तो उसको कंफ्यूजन होता है कि ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करा जाएगा, या कोई अपना दिमाग लगा के कुछ गलत मेथड से भी कर लेता है।
नो डाउट आप लोगों ने जिसने भी किया है अच्छी बात है। मैं मैट्राइसिस की बात कर रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पर्सनली, मेरे को लगता है मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेके वो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, और आपको डेफिनेटली उसका मुझे अलग से एक सेशन लेना ही है। मैंने मैसेज भी डाला था, उसमें बोला है, बट आई विल कीप, वो कहाँ भी रखूंगा, वो मैं अभी से डेट नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दोज क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चंस जो बाकी के आप लोग जो डाउट के लिए पूछ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि मैंने इसलिए इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई जल्दी से नहीं भी किया है, क्योंकि वन बाय वन सभी को डाउट रहेगा, मेरे को मालूम है। तो इंडिविजुअली मैं कितने लोगों को रिप्लाई भेजूंगा, और वो खाली रिप्लाई भेजने के हिसाब से बराबर से डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सो आई वुड प्रेफर टू कंडक्ट वन लाइव सेशन ओनली, and in that live session I would prefer to cover all those questions। मैंने मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आपके भी डाउट के उस हिसाब से, और भी मेरे तरफ से भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन मुझे रखने की इच्छा है। सो डेफिनेटली आई विल कीप दैट, बट अभी नहीं तो बाद में। डेट का कोई इसमें मेरे को अभी बोलना नहीं है। सो आई विल बी कीपिंग इट, दैट इज श्योर। सो टेंशन लेने का नहीं है। वो सब क्वेश्चंस, उसके मेथड या उसका जो अलग टाइप की क्वेश्चन की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन आपको प्रॉपरली मैं सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। बट यू कीप ऑन सॉल्विंग, जो होमवर्क मिल रहा है उसको अपने तरह से आप सॉल्व करने का है। मोरलेस बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट नेचर के हैं। मैंने जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन के टाइप के मैं बात कर रहा हूँ, और वो मैं डेफिनेटली वो लाइव सेशन में कवर करूंगा। सो टुडेज सेशन वी आर एंडिंग हियर, एंड प्लीज ये सब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं वो पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और एक बात बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं इन बिटवीन किसी को डाउट वगैरह के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि एट अ स्ट्रेच सबका ध्यान रहेगा करके, सबको ये मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, आपका कोई डाउट है, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस आफ्टर फिनिशिंग दिस कंप्लीटली। पूरे एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चन में कहाँ ना कहाँ कुछ पूछने वाली बात है, तो डेफिनेटली वो मैं उसके लिए अलग से आपको टाइम दूंगा उस लेक्चर के अंदर, जब भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मोस्टली अभी मेरे ख्याल से आगे के क्वेश्चंस जो बाकी हैं, और कुछ क्वेश्चन मेरे को अलग से इसके अंदर कराने हैं इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस हैं ना, इन्होंने एक आध दो टाइप के क्वेश्चन दिए नहीं है, और मैं ऑलवेज करवाता हूँ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे हुए हैं, तो जरूरी है अपने को डिस्कशन में लेना चाहिए। आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोर्ड के आपके लिए चैप्टर वाइज मैंने बाइफर्केशन किए हैं, चैप्टर वाइज। आप बोलेंगे डेरिवेटिव का भी मैंने भेज दिया है, जिसको होता है वो सॉल्व करने का चालू कर देगी। उसके पहले का ये सब जो टॉपिक वाइज मैंने भेजा है, तो आई नो टॉपिक वाइज बोर्ड के पेपर मिलने मुश्किल है। बोर्ड का पूरा पेपर मिल जाएगा आपको, बट यू विल नॉट गेट इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स, कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स टॉपिक वाइज। सब मैट्रिसेस के तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन, सब कमर्शियल अर्थमेटिक के, कमीशन ब्रोकरेज के तो कमीशन ब्रोकरेज के। दिस इज व्हाट आवर कलेक्शन है, ये मैंने कंपाइल किया हुआ है। सो मुझे ऑलवेज ये इच्छा रहती है स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिले, और कोई भी दिमाग में ये पोर्शन का वाली बात मत लाना कि भाई ये पोर्शन ये ना ये वो। आप लोगों को मेजोरिटी में बोल देता हूँ, दो स्टूडेंट हु वांट टू पे प्रॉपर अटेंशन, कि जिसको आगे की एग्जाम्स या आगे का सीए की कोर्स में, या तो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा है, उन लोग प्रयत्न में रहेंगे कि जितना भी पार्ट मैं करवा रहा हूँ उसको बराबर फॉलोअप में रहिए। छोड़ने वाली बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, आपको लगेगा कि सर कुछ कभी बोलते भी नहीं है। डेफिनेटली यही मेरा अप्रोच रहता है, क्योंकि मेरे को इच्छा रहती है कि सब चीज़ आप पढ़ें। आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीए फाउंडेशन में, आप जिधर भी आगे बढ़ेंगे तभी कहाँ ना कहाँ ये रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत ही वो काम में आएगा। सो माई इंटेंशन इज दैट वे। बाकी के लोग जो करना है करने दो, अपन बोर्ड को भी क्लियर करेंगे, बोर्ड के अलावा भी बहुत सारी चीज कवर करेंगे। सो ये मेरा अप्रोच रहता है, एंड योर्स ऑल्सो। ये अप्रोच के हिसाब से चलने के लिए आपका माइंडसेट बना लेने का है। घंटाला करने का जरूरत नहीं कि सर ज़्यादा करा रहे हैं, जहाँ सर का क्या अभी बोर्ड के हिसाब से तो रिडक्शन हो जाएगा, क्या क्या ये सब मगजमारी लेके बैठे हैं।
ये अप्रोच लाने वाले लोगों की यहाँ बात नहीं करना, वो खाली पास होने के लिए सोचेंगे फिर। तो ये मैं जो है सीधा सीधा बता दिया, अभी आपके ऊपर रहता है आप कैसे माइंडसेट आपका डेवलप करते हैं, ठीक है। सो विद दैट आई एम एंडिंग टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस लिखेंगे। टिल दैट टाइम आप लोग बराबर से ये सब क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी ताजा ताजा है ना, तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगा तो माइंड में बैठ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।